आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो काफी हैरान करने वाली है। मतलब, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हम आज भारत का जो नक्शा देखते हैं वो दरअसल एक परमानेंट मार्कर से नहीं बल्कि एक साधारण पेंसिल से बना है। और देश की संसद के पास एक बहुत बड़ा इरेजर है जिससे वो जब चाहे किसी भी राज्य की सीमा मिटा सकती है। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा करने के लिए उस राज्य की अंतिम मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं है। हाँ, और यही बात, मतलब पहली बार सुनने पर यह तथ्य थोड़ा अटपटा लगता है ना। बिल्कुल लगता है। हम सब एक ऐसी धारणा के साथ बड़े होते हैं कि भूगोल एक बहुत ही स्थायी चीज है। पहाड़, नदियां और राज्यों की सीमाएं, मतलब हमें लगता है कि जो जहां है वो हमेशा वहीं रहेगा। लेकिन राजनीतिक नक्शों की जो सच्चाई है ना, वो इससे कोसों दूर है। सही कहा। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी पेंसिल और इरेजर वाली रहस्य को सुलझाने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। मैंने देखा कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे और राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए बनाए गए विस्तृत नोट्स हैं। बहुत ही डिटेल में है ये नोट्स। हाँ, और इन नोट्स का मुख्य विषय है भारतीय संविधान का भाग 1, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। और यहाँ इस बात को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये चर्चा केवल परीक्षा पास करने के लिए रटे जाने वाले तथ्यों के बारे में नहीं है। मतलब इन नोट्स के भीतर जो जानकारी छिपी है ना, वो दरअसल उस ब्लूप्रिंट या कहें मास्टर प्लान को समझने की कुंजी है जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। बिल्कुल, एक तरह का नक्शा। हाँ, आज हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि भारत की जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं आज मौजूद हैं, वे आखिर तय कैसे हुई, उनके पीछे का विज्ञान क्या है, और सबसे अहम बात, उन्हें बदलने की ये जो असीमित शक्ति है वो आखिर काम कैसे करती है। ये बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी राज्य में रहते हैं, लेकिन उस राज्य का वजूद कैसे बना, उसकी सीमाएं किसने तय की, ये कहानी अक्सर अंधी रह जाती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। जी बिल्कुल। किसी भी देश के ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम और उसकी प्रकृति को जानना होता है। इन नोट्स में सबसे पहली बात संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में की गई है। इसमें साफ लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, यानी देश का नाम भारत या इंडिया है और हमारी शासन प्रणाली राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यहाँ जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है ना, और जिस पर संविधान सभा में सबसे लंबी बहस भी हुई थी, वो है संघ या यूनियन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस यूनियन शब्द के चुनाव पर बहुत जोर दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, उनके तर्क के अनुसार भारत को राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। रुकिए, इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। समझौते का परिणाम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा क्लब नहीं है जहां कुछ सदस्य अपनी मर्जी से आए, एक फॉर्म भरा और तय किया कि चलो मिलकर एक देश बनाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। तो अगर ये क्लब नहीं है तो फिर क्या इसे एक परिवार कहा जा सकता है? एक ऐसा परिवार जिसमें से कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि नोट्स भी यही स्पष्ट करते हैं कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने या सीसीड करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। एकदम सही एनालॉजी है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है, मतलब अमेरिका जैसे देश तो एक समझौते या फेडरेशन के तहत बने हैं, है ना? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस समझौते वाले क्लब मॉडल से इतना परहेज क्यों किया? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये सवाल हमें 1947 के उस दौर में ले जाता है जब देश बन ही रहा था। अंबेडकर और बाकी निर्माताओं के सामने भारत की अखंडता को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस वक्त तो हालात बहुत नाजुक थे। बिल्कुल। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। भारत विविधताओं से भरा एक महाद्वीप जैसा देश था। यहाँ सैकड़ों अलग अलग भाषाएं थीं, अनगिनत संस्कृतियां थीं और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों स्वतंत्र रियासतें थीं। हाँ, हर कोई अपना अलग राग अलाप सकता था। मतलब कोई भी कह सकता था कि हमें अपना अलग देश चाहिए। एकदम सही।
अगर संविधान इन राज्यों को ये आज़ादी दे देता कि वे जब चाहें तब अलग हो सकते हैं, यानी अगर वे केवल एक कागजी समझौते के तहत जुड़े होते, तो हमेशा ये भारी खतरा बना रहता कि देश किसी भी दिन कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। बाप रे, वो तो बहुत भयानक स्थिति होती। इसीलिए ये बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं। मतलब वे देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बनाए गए मैनेजमेंट जोन है, न कि स्वतंत्र इकाइयां जो अपनी मर्जी से भारत माता का साथ छोड़ सके। देश पहले है और राज्य उसके अंदर की व्यवस्थाएं हैं। ये एक बहुत ही सशक्त नजरिया है, एक मजबूत केंद्र की नींव यहीं से पड़ती है। और नोट्स में एक और बात दिलचस्प है, भारत के राज्य क्षेत्र में केवल मौजूद राज्य ही नहीं आते। 3 चीजें आती हैं इसमें। हाँ, पहला राज्यों के अपने क्षेत्र, दूसरा पहली अनुसूची में शामिल संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएं। मतलब ये तीसरा पॉइंट, भविष्य में अर्जित किए जाएं, ये तो सीधे तौर पर भविष्य की संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला रखने वाली बात हो गई। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही तार्किक कदम था। अनुच्छेद 1 ने ये तो तय कर दिया कि जो एक बार अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन क्या कोई नया हिस्सा जो आज भारत का भाग नहीं है वो बाहर से अंदर आ सकता है? यहीं से संविधान का अनुच्छेद 2 अस्तित्व में आता है। अच्छा, तो अगर हम अपने उसी परिवार वाले उदाहरण पर वापस लौटें, तो अनुच्छेद 2 ऐसा है जैसे किसी नए सदस्य को परिवार में शामिल करना। हाँ, या किसी बच्चे को आधिकारिक रूप से गोद लेना। बिल्कुल। ये अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दिला सके। नोट्स में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सिक्किम का दिया गया है। सिक्किम की कहानी अनुच्छेद 2 को समझने के लिए सबसे सटीक केस स्टडी है। देखिए, 1947 के बाद सिक्किम भारत का पूर्ण हिस्सा नहीं था। वो एक तरह का संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट था। मतलब वहां का सिस्टम अलग था। हाँ, वहां रक्षा और विदेश मामले भारत देखता था, लेकिन आंतरिक प्रशासन वहां के चोग्याल यानी जो वहां के राजा थे उनके पास था। लेकिन जब वहां की जनता ने भारत के साथ पूरी तरह जुड़ने की इच्छा जताई, तो 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए उसे पहले एक सहायक राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का एक अनूठा दर्जा दिया गया। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज या टेस्टिंग पीरियड था, है ना? बिल्कुल। और जब ये स्पष्ट हो गया कि सिक्किम की जनता भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत होना चाहती है, तो अगले ही साल 36वें संशोधन के जरिए, जो कि 1975 में हुआ, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या बात है! ये एक भारी क्षेत्र को भारत के भीतर लाने की शक्ति का सीधा प्रदर्शन था, जो अनुच्छेद 2 से आती है। ठीक है, तो बाहर से अंदर आने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन यहां से जो अगला कदम है वो और भी ज्यादा विवादास्पद और दिलचस्प है। वो कैसे? मतलब अगर बाहर से कोई नया सदस्य नहीं आ रहा है, बल्कि घर के अंदर ही कलह हो जाए तो। ओह अच्छा। हाँ, अगर एक ही कमरे में रहने वाले 2 लोग कहें कि हमें ये कमरा बीच से बांटकर 2 अलग कमरे बनाने हैं, तब क्या होगा? यही कहानी में प्रवेश होता है अनुच्छेद 3 का। ये अनुच्छेद पूरी तरह से घर के अंदर की रीमॉडलिंग के बारे में है। सही कहा। अनुच्छेद 3 संसद को ये असीमित अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य में से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। वह किसी भी राज्य का कुल क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाओं में मनचाहा बदलाव कर सकती है, और यहाँ तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है। लेकिन जाहिर है, रातों रात कोई भी उठकर किसी राज्य का नाम या नक्शा नहीं बदल सकता। नोट्स बताते हैं कि इसके लिए एक पूरी निर्धारित प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा विधेयक जो किसी राज्य की सीमा या नाम बदलने से जुड़ा हो, वो सीधे संसद में पेश नहीं किया जा सकता। उसके लिए पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। और केवल अनुमति ही नहीं, राष्ट्रपति उस विधेयक को उस संबंधित राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं, राय जानने के लिए। हाँ, ताकि उस राज्य की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय जानी जा सके। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की जाती है। हाँ, और यहीं पे एक बहुत बड़ा पेंच है। जो दस्तावेज हम देख रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि राष्ट्रपति या संसद राज्य की उस राय को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। ये बात लोगों को अक्सर चौंकाती है। मुझे भी यहाँ थोड़ी असहमति महसूस हो रही है। मेरा मतलब है, आप एक राज्य की सीमा बदल रहे हैं,
उसकी जमीन के टुकड़े कर रहे हैं, आप एक लोकतांत्रिक औपचारिकता के लिए उससे पूछ भी रहे हैं कि बताइए आपकी क्या राय है। लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी राय चाहे हाँ हो या ना हो, हम उसे मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। तो क्या ये राज्यों के साथ अन्याय नहीं है? ये तो संघीय ढांचे या फेडरलिज्म का मजाक उड़ाने जैसा लगता है। ऐसा प्रावधान आखिर रखा क्यों गया? मैं समझ सकती हूँ, ये देखने में कठोर और एक तरफा जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक और व्यावहारिक कारण है। इसी प्रावधान की वजह से भारतीय व्यवस्था को अक्सर एक बहुत ही शानदार वाक्य से परिभाषित किया जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी संघ, मेरा मतलब देश, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो अविनाशी है। लेकिन राज्य विनाशी हैं, उनकी सीमाएं पोड़ी मरोड़ी जा सकती हैं। बिल्कुल। अब इस बात पर आते हैं कि राज्य की राय मानना बाध्यकारी क्यों नहीं है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय हित, देश के विकास और प्रशासनिक सुविधा को स्थानीय या क्षेत्रीय राजनीति से हमेशा ऊपर रखा। जरा कल्पना कीजिए कि अगर राज्यों के पास ये वीटो पावर होती कि वे अपनी सीमाओं में होने वाले किसी भी बदलाव को रोक सकें, तो क्या होता? कोई भी राज्य, कोई भी मुख्यमंत्री कभी अपनी राजनीतिक जमीन का 1 इंच हिस्सा भी छोड़ने को राजी नहीं होता। ये तो तय है। स्थानीय राजनीति हमेशा हावी हो जाती, कोई अपना नुकसान क्यों चाहेगा? सहूलियत के हिसाब से अपडेट ही नहीं हो पाता। एक तरह से पूरे देश का आंतरिक विकास और सुशासन हमेशा के लिए ठप हो जाता। ओह, अब समझ आ रहा है। इसीलिए राय लेना लोकतांत्रिक सम्मान का प्रतीक तो है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा पूरे देश यानी संसद के हाथ में रखा गया। ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अगर राज्य की बात मानना अनिवार्य होता तो नए राज्य बनाने की प्रक्रिया एक अंतहीन राजनीतिक दलदल में फंस जाती। मतलब उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना जैसे राज्य शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं आ पाते। एकदम सही। और इसी बदलाव को जमीनी स्तर पर मुमकिन बनाने के लिए संविधान का अनुच्छेद 4 एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आता है जो पूरी प्रक्रिया को हैरान कर देने वाली सरलता दे देता है। सुनने में बहुत बड़ा और गंभीर काम लगता है। ऐसा लगता है जैसे संविधान के किसी मूल ढांचे को ही हिलाया जा रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो सामान्य सोच यही कहती है कि इसके लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा, जटिल और विशेष बदलाव, अमेंडमेंट करना पड़ता होगा। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यही तो इस संविधान की खूबसूरती है। अनुच्छेद 4 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको एक उपमा से समझते हैं। ये ऐसा है कि अगर आपको घर की छत का मुख्य ढांचा बदलना हो या नींव में बदलाव करना हो, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन है, तो पूरे परिवार की एक बड़ी पंचायत बैठेगी, विशेष बहुमत चाहिए होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर घर के अंदर सिर्फ 2 कमरों के बीच का एक प्लाईवुड का पार्टीशन खिसकाना है ताकि एक कमरा बड़ा और दूसरा छोटा हो जाए, जो कि अनुच्छेद 4 है, तो इसके लिए कोई बड़ा हंगामा या विशेष पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है। बस घर में उस वक्त मौजूद लोग आपस में एक सामान्य बहुमत से ये तय कर सकते हैं। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। नोट्स बताते हैं कि ऐसे विधेयक को संसद में सिर्फ एक सामान्य बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जा सकता है। मतलब सिर्फ आधे से एक ज्यादा वोट। हाँ, यानी उस दिन संसद में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से आधे से बस एक ज्यादा वोट, और बात खत्म, नक्शा बदल गया। लेकिन इतना बड़ा बदलाव इतनी आसानी से क्यों? इसे इतना लचीला क्यों बनाया गया? क्योंकि संविधान निर्माता भविष्य दृष्टा थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि 1947 में वे जो नक्शा कागज पर खींच रहे हैं वो किसी भी तरह से अंतिम नहीं है। वे जानते थे कि आने वाले दशकों में जैसे जैसे लोकतंत्र गहरा होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, तो भाषा, संस्कृति या महज बेहतर प्रशासन के आधार पर नए राज्यों की जोरदार मांग उठेगी ही। और अगर ये प्रक्रिया बहुत जटिल या कठोर होती तो वो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करती, जिसमें से भाप निकलने का कोई रास्ता ना हो। बिल्कुल। अगर नए राज्य बनाना लगभग असंभव कर दिया जाता, तो जब जनता की मांगे पूरी नहीं होती तो देश भर में भारी तनाव पनपता, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती थीं। बाप रे। यह लचीलापन एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। जो पेड़ तूफान में झुकना जानता है वो टूटता नहीं है। अनुच्छेद 4 ने भारतीय व्यवस्था को वही झुकने की, बदलाव को आसानी से अपनाने की आजादी दी।
ये वाकई एक बहुत गहरी सोच का परिणाम था। और इस लचीलेपन और इस पेंसिल वाले इरेजर की कितनी सख्त जरूरत थी, या आज़ादी के तुरंत बाद ही साबित हो गया। हाँ, इतिहास के पन्ने यही बताते हैं। जब हम नोट्स के ऐतिहासिक खंड की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1947 में भारत का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम एटलस में देखते हैं। आजादी के समय भारत का नक्शा एक बहुत बड़ा, विशाल और पूरी तरह से बिखरा हुआ जिक्सॉ पजल था। एक ऐसा पजल जिसमें 552 अलग-अलग टुकड़े थे। 552 देसी रियासतें। जरा इस संख्या की कल्पना की जाए। 552 अलग-अलग राजा, महाराजा और नवाब। अगर ये सब स्वतंत्र हो जाते तो आज भारत में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए शायद 50 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करने पड़ते। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के कंधों पर यह असंभव सा लगने वाला काम था कि इन 552 बिखरे हुए टुकड़ों को समझा बुझाकर या डरा धमकाकर एक राज्यों का संघ तैयार किया जाए। ये कोई छोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। नोट्स बताते हैं कि पटेल और मेनन ने इस एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन इस पजल के कुछ टुकड़े ऐसे थे जो अपनी जगह पर सीधे तरीके से बैठने को राजी ही नहीं थे। जी हाँ, और इतिहास के उन पन्नों में 3 सबसे जटिल रियासतों का खास तौर पर जिक्र किया गया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा सिरदर्द पैदा किया: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों ने बहुत परेशान किया। और इन तीनों के विलय के लिए जो तरीके अपनाए गए ना, वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और यहीं पर मुझे पटेल की रणनीति समझनी है। नोट्स के अनुसार जूनागढ़ को जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट के द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के जरिए, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से। बिल्कुल। मतलब एक ही देश, एक ही समय, लेकिन विलय के 3 बिल्कुल अलग रास्ते। जूनागढ़ और हैदराबाद की बात तो फिर भी समझ आती है कि वहां स्थानीय स्तर पर कुछ विद्रोह था, लेकिन कश्मीर का मामला पूरी तरह से अलग था, है ना? वहां तो भारी हमला हो चुका था, तो क्या वहां कागजी कार्रवाई से ज्यादा सेना भेजने की जल्दी नहीं थी? देखिए, ये सरदार पटेल और मेनन की यथार्थवादी कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हर बीमारी का इलाज एक ही दवा से नहीं किया, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सामदाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो सबसे पहले जूनागढ़ की बात करते हैं। हाँ, जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन रियासत की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी और वो भारत के साथ रहना चाहती थी। जब नवाब भाग गया तो भारत ने वहां जनमत संग्रह करवाया। जनता ने भारी बहुमत से भारत को चुना और लोकतांत्रिक तरीके से विलय हो गया। ये तो एक शांतिपूर्ण और कूटनीतिक जीत थी, लेकिन हैदराबाद में शांति काम नहीं आई। बिल्कुल नहीं। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी और वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित थी। वहां के निजाम एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे। और उन्होंने अपनी एक फौज भी बना ली थी ना? हाँ, उन्होंने रजाकार नाम की एक निजी और हिंसक सेना खड़ी कर ली थी जो स्थानीय आबादी पर भारी अत्याचार कर रही थी। भारत के बीचों बीच एक ऐसा कैंसर पनपने देना देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। वहां जनमत संग्रह का इंतजार करना तो बहुत भारी पड़ सकता था। बिल्कुल, इसलिए भारत सरकार को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत एक पुलिस कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में निजाम को सरेंडर करना पड़ा। और अब आते हैं सबसे जटिल मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर। कश्मीर की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति दोनों से बिल्कुल अलग थी। वहां के महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हिंसक हमला कर दिया और वे श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे, तब महाराजा हरि सिंह को भारत से तत्काल सैन्य मदद की जरूरत पड़ी। तो फिर भारत ने तुरंत सेना क्यों नहीं भेज दी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत एक स्वतंत्र देश में यानी कश्मीर में तब तक अपनी सेना नहीं भेज सकता था जब तक कि वो कानूनी रूप से भारत का हिस्सा न बन जाए। तो अगर बिना दस्तावेज की सेना भेजी जाती तो वो भी एक तरह का आक्रमण ही माना जाता। इसीलिए सेना भेजने से ठीक पहले कागजी कार्रवाई पूरी की गई। महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिससे कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना। और उसके तुरंत बाद भारतीय सेना ने वहां पहुंचकर कबायलियों को खदेड़ा। जी हाँ, ये वाकई कूटनीति और त्वरित निर्णय लेने की एक मास्टर क्लास है। अब इन 552 रियासतों को मिलाकर एक बाहरी नक्शा तो तैयार हो गया,
दुनिया को दिखाने के लिए एक भारत बन गया। हम्म। लेकिन घर के अंदर के नक्शे का क्या? हमने अभी अनुच्छेद 3 और 4 में जिस लचीलेपन और सामान्य बहुमत की बात की थी, नोट्स बताते हैं कि आज़ादी के कुछ ही सालों के भीतर जनता की भावनाओं ने उस लचीलेपन का एक बहुत बड़ा टेस्ट ले लिया। बिल्कुल लिया। और ये टेस्ट हुआ भाषा के आधार पर। ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष था। देखिए, आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने कई बार ये वादा किया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का बंटवारा वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब आज़ादी मिली तो देश पहले ही धर्म के आधार पर एक खूनी बंटवारे का दर्द झेल चुका था। ऐसे में पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं को ये डर सताने लगा कि अगर अब भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो कहीं देश में फिर से बंटवारे की भावना न पनप जाए। इसलिए सरकार ने इस मांग को टालना शुरू कर दिया। लेकिन जनता की भावनाओं को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सका, और यही नोट्स में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जिसके एक कदम ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु का नाम भारतीय नक्शे के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वे एक गांधीवादी नेता थे जो तत्कालीन विशाल मद्रास प्रांत से तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे आमरण अनशन पर बैठ गए। और ये कोई छोटा मोटा अनशन नहीं था? बिल्कुल नहीं। 56 दिनों के लगातार अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। बाप रे, 56 दिन! और इस बलिदान का जो जमीनी असर हुआ वो बहुत भयंकर था। बहुत ज्यादा। नोट्स बताते हैं कि उनके निधन के बाद पूरे मद्रास प्रांत में भयानक दंगे भड़क उठे, हिंसक प्रदर्शन हुए। सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा था और इस तरह दबाव में आकर 1953 ने भाषाई आधार पर देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। बिल्कुल। ये अनुच्छेद 3 और 4 का एकदम रियल टाइम इस्तेमाल था। जो कागजी संविधान अंबेडकर ने लिखा था वो अब सड़कों पर वास्तविक जीवन में लागू हो रहा था। और आंध्र प्रदेश के बनने के बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। मतलब अगर तेलुगु भाषियों को राज्य मिल सकता है तो कन्नड़, मराठी या गुजराती बोलने वालों को क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, मांग तो उठनी ही थी। देश भर से भाषाई राज्यों की मांगे उठने लगीं। तब सरकार को एहसास हुआ कि इस मुद्दे को अब टुकड़ों में नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके की जरूरत है। इसी के परिणाम स्वरूप 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो ये आयोग कैसे काम करता था? क्या इन्होंने सिर्फ आंख बंद करके भाषा के आधार पर लाइनें खींच दी? नहीं, यही तो इस आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फजल अली आयोग ने ये स्पष्ट किया कि केवल भाषा को ही राज्य बनाने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। अच्छा। उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने भाषा और संस्कृति का सम्मान तो किया, लेकिन साथ ही देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता को भी बराबर महत्व दिया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसने उस समय भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। तो एक तरह से फजल अली आयोग ने उसी ब्लूप्रिंट को फिर से एक वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया, जिसे बदलने की शक्ति अनुच्छेद 3 ने संसद को दी थी। बिल्कुल। और आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं उसमें जो भी नए राज्य बाद में जुड़े, जैसे बम्बई का बंटवारा होकर महाराष्ट्र और गुजरात का बनना या पंजाब से हरियाणा का अलग होना, वे सब काफी हद तक उसी पुनर्गठन प्रक्रिया और संविधान के लचीलेपन का ही परिणाम है। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा के सार को एक जगह समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे संविधान के भाग 1 ने एक नए और आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। अनुच्छेद 1 ने राज्यों के संघ का सिद्धांत दिया और ये पक्का किया कि देश की अखंडता किसी भी कीमत पर बनी रहे, कोई राज्य परिवार छोड़कर नहीं जा सकता। अनुच्छेद 2 और 3 ने संसद को ये ताकत दी कि वो समय और प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से घर के नक्शे को बदल सके। और अनुच्छेद 4 ने उस ताकत के इस्तेमाल को महज एक सामान्य बहुमत जितना आसान बना दिया, ताकि व्यवस्था में वो जरूरी लचीलापन बना रहे। बिल्कुल। और ऐतिहासिक संदर्भ में इन स्रोतों से हमने देखा कि कैसे सरदार पटेल, बीपी मेनन और बाद में फजल अली आयोग ने
इन्हीं संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके 552 बिखरी हुई रियासतों को एक धागे में पिरोया और आज का एक सुगठित भारत गढ़ा। ये वाकई में एक शानदार सफर रहा है। कागज पर लिखे चंद अनुच्छेदों का जमीन पर जीता जागता और धड़कता हुआ असर। हाँ, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत गहरा विचार है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। वो क्या है? हमारे इन नोट्स ने, इन स्रोतों ने हमें बार बार बताया कि हमारा संविधान विनाशी राज्यों की बात करता है और देश की संसद महज एक सामान्य बहुमत से बहुत ही आसानी से किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकती हैं। बिल्कुल बदल सकती है। तो जरा सोचिए, क्या आज से 50 या 100 साल बाद भारत का अंदरूनी नक्शा आज से बिल्कुल अलग दिख सकता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक संभावना है। क्या हमारे राज्यों की पहचान हमेशा इसी तरह बदलती रहने वाली, या कहें कि फ्लूइड रहने वाली है? और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सीमाओं का यही लचीलापन, यही बदलाव को अपनाने की आज़ादी है जो असल में इस विशाल भारत को टूटने से बचाती है? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। तो अगली बार जब भी किसी एटलस में भारत का नक्शा देखा जाए तो उन स्थिर लगने वाली लकीरों को सिर्फ स्याही मत समझिएगा। वे लकीरें इन अनुच्छेदों, ऐतिहासिक संघर्षों, पुट्टी श्रीरामुलु जैसे लोगों के बलिदान और निरंतर चलने वाले बदलावों का एक जीवंत परिणाम है। इन दस्तावेजों के भीतर छिपे इस ज्ञान को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज के इस डीप डाइव का ये आहा मोमेंट आगे भी हमेशा काम आएगा।